वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। अभी अभी तो दिवाली गई है और आप सभी ने खूब मस्ती की होगी। इनफैक्ट सभी ने की है, हमने भी की है। लेकिन दिवाली जाने के बाद अब बारी आती है हमारी पढ़ाई की। तो जैसे ही अब दिवाली हमारी कंप्लीट हुई, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हमें बुला रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं भागे भागे कि अब तो हो करना ही है उसे। तो उससे पहले अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से मतलब मार्क्स फुल के फुल मार्क्स लाने हैं अपने होम साइंस में, तो आपको प्री बोर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। प्री बोर्ड का मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कराऊंगी होम साइंस का, जो आपका 2 नवंबर को हुआ था। आई थिंक हाँ, 2 नवंबर को ही हुआ था। तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन करा रही हूँ। ये मैं मेरे को भी मिला है एक स्टूडेंट से, उनका नाम है अंशी गुप्ता। तो थैंक यू सो मच अंशी, आपने मुझे दिया। इससे हमें थोड़ा हेल्प हो जाती है। हमारे पास कहाँ से आएगा एग्ज़ाम, ऐसे अगर कोई देना चाहे तो वो टेलीग्राम पे हमें दे सकता है। तो देखिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यूनिक क्लासेस के नाम से हैं दोनों ही। तो अब हमें प्री बोर्ड अपना सॉल्व करना है। यहाँ पे ये 2021 टू 2022 के बच्चों के लिए है। और आपको पता होगा कि अब की बार हमारे टर्म 1 में ओनली एंड ओनली एमसीक्यूज़ ही आए थे। तो एमसीक्यूज़ हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। बीच की बातें पूछ रखी है, मैंने पूरा एग्ज़ाम आपका देखा है। वैसे तो काफ़ी इजी था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें जो बीच की लाइंस होती हैं वो दे दी हमें, कहीं कोई डेफिनेशन दे दी हमें, और किसी ने कुछ बोला वो दे दिया हमें। तो ये सभी बातें जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें अपने एग्ज़ाम को अच्छे से सॉल्व करना है। और आप सभी को अभी तक तो पता चल गया होगा कि ओएमआर शीट हो रही है, और उसमें क्या चेंज कर दिया सीबीएसई ने कि आपके 4 ऑप्शंस यानी कि 4 वो बबल्स आते हैं, ए बी सी डी सर्कल्स आते हैं, उसको आपको फिल करना होता है। लेकिन बाय चांस अगर किसी बच्चे ने गलती से मिस्टेक कर दी, और क्या किया, गलती से मिस्टेक, मैं सॉन्ग नहीं बता रही हूँ, गलती से मिस्टेक कर दी और क्या किया, किसी गलत आंसर को फिल कर दिया, और फिर उसे बाद में दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरा गलत हो गया, तो उसको ऐसे बॉक्स दिया जाएगा साइड में, यानी कि ए बी सी डी यहाँ पे दे देंगे और उसके साइड में ऐसे बॉक्स दे देंगे। अब ये सीबीएसई ने अपना पूरी तरीके से वेरीफाई कर दिया कि ऐसा आपका होगा बोर्ड एग्जाम में, और बॉक्स दे देंगे और आपको राइट आंसर फिल करने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा। ये अगर आपका ऑप्शन मान लीजिए ए आंसर ठीक हो रहा है लेकिन आपने बी कर दिया, तो आप यहाँ पे ए लिख देंगे, तो वो आपका आंसर जो है वो ठीक माना जाएगा। तो यहाँ से ये बातें थोड़ी सी हो गई। अब उसके बाद देखिए, आपका 35 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है होम साइंस का, क्योंकि टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों डिवाइडेड कर दिए गए हैं। तो 15 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिल रहे हैं, यानी कि टोटल 30 मार्क्स मिल रहे हैं। तो टर्म 1 में हमें 50 मिल रहे हैं, और आपका टाइम जो है वो 90 मिनट्स है। और आई थिंक 90 मिनट्स इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है, अगर आपको अच्छे से सब कुछ आता है तो देखते हैं आप अपने क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद उनके आंसर्स जो मैं आपको बताती जाऊंगी। अगर आपको आते हो या आपकी तरफ से जो आपको ठीक लगता हो, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं विद रीज़न। सो क्वेश्चन आ गया हमारे सामने फर्स्ट। और दूसरी बात, मैं इस वीडियो में आपको सेक्शन ए कराऊंगी, और सेक्शन ए में आपको 25 क्वेश्चंस दिए होंगे, और आपको ओनली एंड ओनली 20 ही करने हैं। तो मैं आपको 25 के 25 कराऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस बच्चे ने कौन सा आंसर किया है। तो 25 कराऊंगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और बोर्ड एग्जाम अगर आपको अच्छे स्कोर करना है, उसमें फुल मार्क्स लाने हैं, तो फिर तो आपको प्री बोर्ड बार बार सॉल्व करके देखना है, क्योंकि एमसीक्यूज आपके इनमें से ही निकल के आएंगे। सीबीएसई बहुत चालाक है, आपका सैम्पल पेपर, आपका प्रैक्टिस पेपर और प्री बोर्ड, इनको उठा लेगी और इनमें से चेंज कर करके आपको दे देंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर जिस बच्चे ने नहीं कर रखा है तो अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फटाफट मेरे साथ देखिए इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, कार्यस्थल पर सुकार्यकी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब आपको सुकार्यकी का पता है, ये चैप्टर नंबर 1 से आया है आपका क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि जो कार्यस्थल है उस पे सुकार्यकी का उपयोग किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सुकार्यकी हमारे बेनिफिट के लिए होती है, हमें पता है। उससे जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हो जाती है, और कम यानी कि देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर आपकी चेयर है, आप मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपकी चेयर अगर ऐसी है जिससे कि आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाए, तो वो चेयर आपके लिए ख़राब होगी, उससे आप काम कम कर पाएंगे। अगर आपको उसके बदले में एक अच्छी आरामदायक कुर्सी मिली है, चेयर मिली है, जिससे कि आपको बिल्कुल ठीक है, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं होगी या कुछ भी, तो उससे आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, और अगर ज़्यादा काम कर पाएंगे तो उत्पादकता में वृद्धि होगी और काम में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे सुकार्यकी हमें बेनिफिट देता है।
ठीक है, हमें एडवांटेज मिलती है, डिसएडवांटेज इससे हमें नहीं मिलती है। तो सुकार्यकी का महत्वपूर्ण किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरी तरफ से करेक्ट है, यानी कि ग त्रुटियों में वृद्धि, जो त्रुटियां हैं हमारी उसमें वृद्धि के लिए ये सुकार्यकी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, त्रुटियों में वृद्धि के लिए सुकार्यकी महत्वपूर्ण नहीं होती है। अब उसके बाद इंग्लिश में इंक्रीज इन एरर्स, एरर्स में अगर हमें अपने एरर्स बढ़ाने तो उसके लिए सुकार्यकी की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है आप सभी के सामने, एक रोगी को भोजन देने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है। अब एक रोगी है हमारे पास, उसको भोजन देने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा होगा। आपने इसका आंसर क्या किया है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपको अगर सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक और फ़ायदा होता है कि आपकी रीचेकिंग हो जाती है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो देखिए, अगर हम भोजन दे रहे हैं किसी रोगी को तो उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग होता है मुंह के द्वारा। ये नहीं है कि वो रोगी है तो उसको नली के द्वारा ही दिया जाएगा या फिर उसको अंतःशिरा के द्वारा दिया जाएगा या इंजेक्शन टीके के द्वारा, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा मार्ग हमारा क्या होता है, मुंह के द्वारा ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, यह उद्यमी कमज़ोर, उपेक्षित, वंचित समूहों अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए कार्य करता है। अब एक उद्यमी दे दिया हमें जो क्या है, वो कमज़ोर व्यक्तियों के लिए, उपेक्षित या फिर वंचित समूह के व्यक्तियों के लिए काम करता है, उनके लाभ के लिए। तो वो क्या होगा, वो हमारा सामाजिक उद्यमी है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ से। फिर आपका फोर्थ देखिए, फोर्थ है आप सभी के पास, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित है होता है क्या कहलाता है। अब आप सभी को पता है कि जो पोषण है उसमें उसका विशिष्ट क्षेत्र है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि किस प्रकार का हमें पोषण लेना चाहिए, किस टाइम पर क्या लेना चाहिए, ये सभी बातें तो वो तो हमें आहार विशेषज्ञ से पता चल जाती है। लेकिन जो हमारा बीमारी के समय पे जो हमें पोषण मिलता है, जो बीमारी के समय से जो पोषण संबंधित है, रिलेट करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमसे क्वेश्चन पूछा है तो वो हमारा कहलाता है नैदानिक पोषण। और नैदानिक पोषण आपके चैप्टर का नाम भी है, चैप्टर 2 है आपका, नैदानिक पोषण के नाम से ही है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के कम से कम 50% बच्चों की मृत्यु का कारण क्या है। अब आपको पता होगा ये चैप्टर नंबर 3 से आया है आपका, और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या आप मुझे कमेंट में बताएंगे जल्दी से जल्दी। तो 5 वर्ष से कम के बच्चे जो हैं, यानी कि 50% बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु किस कारण होती है, वो होती है कुपोषण के कारण। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ से, कुपोषण के कारण। तो जिन्होंने भी डी को अपने एग्जाम में करेक्ट किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपको 1 नंबर यहाँ से मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने, मांटेसरी स्कूल की रूपरेखा किस शिक्षाविद द्वारा तैयार की गई। तो मांटेसरी स्कूल की जो रूपरेखा थी वो किसके द्वारा तैयार की गई थी, मारियसा मांटेसरी। ठीक है, मारिया मांटेसरी के द्वारा जो है ये रूपरेखा तैयार की गई थी, किस स्कूल की, मांटेसरी स्कूल की। अब उसके बाद 7th क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फिर 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो सूक्ष्म पोषक नहीं है ये चारों में से देख के बताना है। तो देखिए लोहा और आयोडीन तो हमारा होता है। फिर बात आ जाती है फोलिक एसिड यानी कि फोलिक अम्ल और प्रोटीन में। तो जो प्रोटीन है वो हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब क्यों नहीं होता है, देखिए जो फॉलिक एसिड है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है प्रोटीन और फॉलिक एसिड में। जो सूक्ष्म पोषक है उनमें क्या होता है, खनिज और विटामिन दोनों शामिल होते हैं। तो फॉलिक एसिड जो विटामिन बी का एक हिस्सा है, इसलिए फॉलिक एसिड हमारा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट है, प्रोटीन, जो कि हमें नहीं बताना था कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। फिर उसके बाद आपका 8th क्वेश्चन आ जाता है, इसे देखते हैं।
देखिए 8th क्वेश्चन में बोला गया है आपकी बहन को दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, दूध में उपस्थित कौन सा घटक इस एलर्जी का कारण हो सकता है। तो आपको एज्यूम करना है कि आपकी बहन है, कोई बड़ी या छोटी, उसको दूध पीने से क्या है, एलर्जी हो जाती है। तो दूध में ऐसी क्या चीज़ है प्रेजेंट, क्या चीज़ है ऐसी, कौन सा घटक है जिसके द्वारा उसको एलर्जी हो जाती है, यानी कि कारण पूछा गया है, क्या कारण हो सकता है उस एलर्जी का। तो हमारे दूध में पाया जाता है, देखिए दूध, दूध से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि पनीर, दही, ये सभी जो मिठाइयाँ भी होती हैं, दूध से जितना भी कुछ बना हुआ होता है उसमें हमारा लैक्टोज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ग करेक्ट है, लैक्टोज। लैक्टोज कारण है इस एलर्जी का जो आपकी बहन को हो रही है, यानी कि जो आपने मानी है, एज्यूम किया उस बहन को हो रही है। तो इसका कारण क्या होता है, इस लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो इस लैक्टोज के बाद जो एलर्जी हो जाती है उस डिजीज का नेम क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। इस डिजीज का नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब उसके बाद 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th देखिए, 9th है इस संगठन का उद्देश्य व्यापार समझौतों को लागू करने, व्यापार झगड़ों को निपटाकर देश की व्यापार नीति के मुद्दों में सहायता करके सहजतापूर्वक, निष्कपटतापूर्वक और पूर्व अनुमान के साथ व्यापार को चलाने में सहायता करना है। तो अब एक कोई संगठन है, आपको यहाँ पे मतलब डेफिनेशन दे दी है पूरी की पूरी एक तरीके से। तो इसमें एक संगठन है, उसका उद्देश्य क्या होता है, व्यापार समझौतों को लागू करना, व्यापार झगड़ों को निपटारा करना, देश की व्यापार नीति के बारे में जो भी मुद्दे हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना, उसमें सहायता करना। तो वो किसका काम है, वो किसका काम होता है, वो होता है WTO का। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ख जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि बी। अब उसके बाद 10th क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 10th क्या है, 10th है कार्य जो समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसमें जिम्मेदारी से किया जाता है और करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है, उसे डैश कहते हैं। अब कोई कार्य है जो समाज के लिए बहुत अच्छा होता है, अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी के साथ किया जाता है और करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको हम कहते हैं अर्थपूर्ण कार्य। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ये तो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, पूरी पूरी डेफिनेशन है आपकी, तो ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे 11th क्वेश्चन। तो ये देखिए 11th क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ऐसा विज्ञान जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोग के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक ज्ञान और उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है, वो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा खाद्य प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, फूड टेक्नोलॉजी खाद्य प्रौद्योगिकी कहलाता है, जिसमें विज्ञान होता है, वैज्ञानिक अनुप्रयोग होते हैं, उसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक ज्ञान होता है, उत्पादन के कानूनी नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं हमारे, तो वो हमारा आ जाता है खाद्य प्रौद्योगिकी के अंदर, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर। अब देखिए, अब है 12th वाला क्वेश्चन है, क्या है, एक 8 वर्षीय बच्चे की शारीरिक ऊंचाई उसकी आयु के बच्चों की ऊंचाई से बहुत कम है। अब एक 8 साल का कोई बच्चा है, उसकी शारीरिक ऊंचाई जो उसकी जो हाइट है वो उसके साथ के बच्चों की हाइट से बहुत कम है, यानी कि वो छोटा है। इस स्थिति को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये पूरी पूरी हम अगर किसी को हम बता रहे हैं तो उसको हम ये पूरी बात तो नहीं बताएंगे, तो इस पूरी बात को बताने के जगह हम एक कोई शब्द जो है उसको उठा लेते हैं और वो बोल देते हैं। तो वो शब्द कौन सा है, वो होता है हमारा बोनापन। इसलिए ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 आपके पास है, आपके चाचा जी अधिक नमक वाले व तेलीय खाद्य पदार्थ खाने के शौकीन हैं, उन्हें कौन सा रोग होने का खतरा है। अब आपके चाचा जी हैं, आपके कोई रिलेटिव है या फिर कोई अंकल हैं जिनको एज्यूम करना मीन्स जिनको नमक खाने का या फिर तेल के जैसे कि तला भुना खाने का ज़्यादा शौक है, तो उनको कौन सा रोग, कौन सी डिजीज़ उनको हो सकती है, उसका कौन सा खतरा है।
तो कौन सा हो सकता है? देखिए, ज़्यादा नमक खाने से हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और एनीमिया तो हमारा रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, तो उसको तो हम लोह तत्व की कमी से हो जाता है ना, वो अतिसार भी नहीं होगा और कैंसर भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। तो इंग्लिश वालों के लिए हाइपरटेंशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी वाला। नेक्स्ट देखिए, 14th क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एक शिशु किस आयु में अनजान व्यक्तियों से डरता है? तो एक शिशु किस आयु में अनजान व्यक्तियों से डरते हैं, यानी कि बाहर के जिनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, तो किस आयु में डरता है? तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 8 से 12 माह, यानी कि 8 से 12 महीने का जो बच्चा है वो अनजान व्यक्तियों से डरता है। उसे समझ नहीं है, उसे पता, मतलब उसे डर लगता है अनजान व्यक्तियों को देखकर, तो वो उनसे डरता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, 8 से 12 महीने का बच्चा। अब उसके बाद 15वां क्वेश्चन देखिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक खाद्य संसाधन और संरक्षण की विधि नहीं है? तो इन चारों में से कौन सी तकनीक जो है वो खाद्य संरक्षण और संसाधन की तकनीक नहीं है, ये हमें बताना है। तो नमक लगाना होता है बिल्कुल, डिब्बा बंद पैकिंग भी होती है और धूप में सुखाना भी होता है। क्या चीज़ नहीं होती? भूनना, रोस्टिंग करना नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 16th क्वेश्चन है, लोगों का एक ऐसा विशिष्ट समूह जिसमें सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे भाषा, एक ही सरकार अथवा एक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं, क्या कहलाता है? अब लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो कि बिल्कुल भिन्न होता है दूसरों से और जिसमें कुछ समानताएं पाई जाती है उस ग्रुप में, जैसे कि आपकी सिमिलर भाषा हो गई और एक ही सरकार हो गई, एक जैसी बीमारियां हो गई, स्वास्थ्य समस्याएं हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं समुदाय। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका घ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समुदाय। अब 17th क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, यह महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है, यानी कि महिलाओं के लिए ही है और महिलाओं द्वारा ही संचालित है ये एक संगठन। यह संस्था वर्ष 1959 में 7 सदस्यों के साथ प्रारंभ हुई थी और वर्ष 1966 में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई। तो ये जो संस्था थी ये 1959 में 7 सदस्यों के द्वारा प्रारंभ की गई थी और उसके बाद वर्ष 1966 में ये बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया? इसको पंजीकृत कर दिया गया। तो ये कौन सी संस्था है? ये हमारी होगी महिला, कौन सी होगी? महिला से है, तो श्री महिला गृह उद्योग लज्जित पापड़। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा और इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं चैप्टर 1 से, कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में भी आ सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी आ सकता है। तो उसके लिए रेडी रहना है आपको, बिल्कुल अपनी लाइन टू लाइन पढ़ना। और आई होप आप अब समझ चुके होंगे अपना प्री बोर्ड देख के कि किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा। तो अब से मेहनत जो करेगा वो अपने अच्छे मार्क्स ले आएगा, और जो सोचेगा कि हम लास्ट के टाइम पे पढ़ेंगे, होम साइंस तो भी बहुत दूर है, लास्ट पेपर है, क्या कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। 22 दिसंबर को है, लेकिन बीच में इतने आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो उसमें भी फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और अभी आपकी दिवाली की वजह से थोड़ी पढ़ाई छूट गई होगी बीच में, सभी की छूट जाती है इसमें, तो हम मेंटेन नहीं कर पाते कितना भी सोचते हैं। रिलेटिव्स आ जाते हैं हमारे, जैसे कितने सारे फेस्टिवल्स आए अभी, तो उसमें मस्ती भी तो करनी होती है, हमारा मन ही नहीं करता है। तो अब वो मस्ती हमने कर ली, तो अब सारा टाइम अपना पढ़ाई पे देना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18th क्या है? रीना ने गृह विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। कोई रीना नाम की लड़की है जिसने गृह विज्ञान से स्नातक कर लिया, स्नातक यानी कि बीए कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। वह आहार विशेषज्ञ बनना चाहती है, उसे आप कौन सा कोर्स करने की सलाह दोगे? अगर वो एक आहार विशेषज्ञ बनना चाहती है तो आप उसे कौन सा कोर्स करने की सलाह दोगे? आपने पढ़ा है बिल्कुल इसे, और ऐसा कोई मतलब सिचुएशन बन भी सकता है, तो आप कौन सा दोगे उसे? फर्स्ट ऑप्शन है
MBA, सेकेंड ऑप्शन है आपका आहारिकी में स्नातकोर डिप्लोमा, थर्ड है होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा एंड फोर्थ है होटल और केटरिंग प्रबंधन में डिप्लोमा। तो उसे होटल का तो कुछ करना ही नहीं है, होटल से तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए ये दोनों नीचे के ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। और MBA भी वो नहीं करेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आहारिकी में स्नातकोर डिप्लोमा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटेटिक्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फिर 19 क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्या है, खाद्य पदार्थ के संगठकों को कच्ची सामग्री में शोधन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले खाद्यों को, हाँ जी, तो अब देखिए खाद्यों को क्या कहते हैं। तो जो खाद्य पदार्थों को हम संगठकों की जो कच्ची सामग्री है उसमें शोधन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले खाद्यों को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेडिकल फूड्स यानी कि चिकित्सा खाद्य, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर 20 वाला देखिए, 20 वाला है बाल अपराध की रोकथाम व बच्चों के संरक्षण, व्यवहार और पुनर्वास प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो बाल अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम करने के लिए, साथ साथ बच्चों के संरक्षण के लिए, व्यवहार और पुनर्वास प्राप्त करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम लागू किया गया है, वो हमारा किया गया है किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, 2015 में कौन सा किया गया था, किशोर न्याय अधिनियम। तो मेरी तरफ से ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आपकी तरफ से कौन सा करेक्ट है आप बता सकते हैं विद रीजन, कमेंट में बता दीजिए, रीजन भी दीजिएगा क्योंकि इससे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए रीजन जरूर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो 21 है आप सभी के सामने, आपके दादाजी को अपाचन, पेट फूलना, उबकाई आदि की समस्या रहती है तथा उन्हें चबाने में भी समस्या है, निम्न में से कौन सा खाद्य उनके लिए उपयुक्त होगा। तो आपके दादाजी हैं, एज्यूम करना है, उनको पचाने में उनको दिक्कत होती है, उनका पेट फूलना होता है, साथ ही साथ उनको उबकाई भी आती है कभी कभी, इन सब चीज़ों की उनको समस्या रहती है और उनको चबाने में भी दिक्कत रहती है। तो उनको आप कौन सा खाना देना सही समझेंगे, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है सोडा युक्त पेय। तो हमें खाली उनको पानी तो नहीं देना ना, उनको खाना भी तो खाना पड़ेगा ना, तो ये तो नहीं होगा। फिर उबली गोभी या ब्रोकली, तो उबली गोभी या ब्रोकली जो है वो पचाने के लिए थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो वो हम नहीं देंगे। फिर सी है आपका उबला लोबिया या बीन्स, तो उबला लोबिया या बीन्स भी हैवी होता है। लास्ट आपका डी है मसला हुआ केला या स्टूड सेब, तो मसला हुआ केला या स्टूड सेब देंगे, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट है। इससे उनको पचाने में भी अच्छा रहेगा और उनको चबाने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, संस्थागत शिशु देखभाल का निम्न में से कौन सा उचित उदाहरण है। तो संस्थागत शिशु देखभाल के लिए इनमें से कौन सा उदाहरण बेस्ट है, वो हमारा होगा क्रेच, इसलिए ऑप्शन नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्रेच। अब उसके बाद देखेंगे 23 वाला, कंप्लीट ही होने वाला है आपका, थोड़ा सा ही रह गया है। 23 वाला है पीले, हरे तथा नारंगी रंग के फलों और सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है। तो पीले, हरे और नारंगी जो फल या सब्जियां हैं उनमें कौन सा पोषक तत्व उपस्थित पाता है, प्रेजेंट होता है, वो होता है विटामिन सी, इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन सी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल्स आपके पपीता हो सकता है, पपाया यानी कि ऑरेंज हो सकता है, बनाना हो सकता है, कीनू हो सकता है, कीनू ऑरेंज जैसा ही होता है बट ऑरेंज नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद 24 देखते हैं, तो ये आ गए 24 एंड 25, इनको भी फटाफट से अपना देख लेते हैं। फिर सेक्शन बी मैं आपको सेकंड वीडियो में कराऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इससे मेरे गले में भी दर्द हो गया है। देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर है 24 आपका, भारत में किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। तो भारत देश में जो वरिष्ठ नागरिक मानते हैं लोगों को, वो किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को मानते हैं। आप सभी को इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट जॉब पर होते हैं, खासकर कि टीचर्स जो होते हैं
वो रिटायर हो जाते हैं 60 ईयर्स के जब वो हो जाते हैं। तो 60 साल यानी कि 60 वर्ष की जो उम्र है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानी जाती है कि वो वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं। 60 वर्ष या फिर उससे अधिक, ठीक है, उससे कम नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 वर्ष या अधिक। ये नहीं है कि अधिक है तो 60 या 65 वर्ष कर देंगे, नहीं, 60 वर्ष या उससे अधिक हो जाएगा। 60 वर्ष या उससे अधिक जो हैं उनको हम सीनियर सिटीजन मानते हैं, यानी कि वरिष्ठ नागरिक। अब लास्ट क्वेश्चन आपका, ECCE के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा का आयु समूह क्या है? तो जो हमारा ECCE है उसके लिए जो विद्यालय पूर्व शिक्षा है उसके लिए आयु समूह क्या तय किया गया है, क्या एज ग्रुप तय की गई है? वो हमारी है ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा। 3 से 6 वर्ष के बीच की जो एज ग्रुप है उसको हमने चुना है इस वर्ग के लिए, इस ग्रुप के लिए। तो यहाँ से आपके 25 क्वेश्चंस यानी कि सेक्शन ए आपका पूरी तरीके से कंप्लीट है मेरी तरफ से। आई होप आपको अच्छे से आपने अपने एग्ज़ाम को किया होगा, प्री बोर्ड को। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि सेक्शन आपका कितना हुआ है। आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने थे, तो 20 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया, आपको चॉइस मिली है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, बट बाकी सारे आए आपके बुक से ही है, कोई भी बाहर से नहीं आया है, या कोई ऐसा नहीं है कि जो हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर अच्छे से आप पढ़ के गए हैं तो बिल्कुल मैं गारंटी दे के बोल रही हूँ कि आपने कर दिया होगा। इसे बहुत ईजी पेपर है और पास तो इसमें आसानी से हर बच्चा हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। और ये भी बता देना कि दिवाली पे क्या क्या मस्ती की, पटाखे फोड़े या नहीं फोड़े। मैं नहीं जलाती हूँ पटाखे, क्योंकि जलाने भी नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन थोड़े बहुत अगर किसी का मन है तो वो जला सकता है, बट ज़्यादा नहीं जलाने चाहिए। आजकल बहुत ख़राब आ रहे हैं, आप सभी को पता होगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो थोड़ा उससे थोड़ा सेफली अपनी दिवाली हमें सेलिब्रेट करनी थी। तो जैसा आपने किया आप बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे इसके सेक्शन बी में, वो करा दूंगी मैं। फिर सेक्शन सी भी होगा, आई थिंक, हाँ सी भी होगा, वो भी करा दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, शेयर ज़रूर करना है, उनको भी पता चल जाए, वो भी अपने आंसर्स मैच कर ले और थोड़ा बोर्ड के लिए सख्त हो जाए कि हाँ पढ़ना तो है ही। और अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे को पूरा पेपर कराने में बहुत टाइम लगता है। 55 क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं होते हैं, उनको अच्छे से सॉल्व कराना होता है, समझाना होता है, तो मेहनत तो लगती है। उस मेहनत को थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। बाकी बी वाले सेक्शन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अपने बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसकी प्रेपरेशन कीजिए अच्छे से। थैंक यू।